जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। ये एक काफ़ी प्रचलित कहावत है, लेकिन आजकल के बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिदृश्य में ये गलत साबित हो रहा, क्योंकि सरकार अब जो है हर घर दस्तक दे रही है जाति पूछने के लिए। तो हमारा सबसे मुख्य सवाल यहाँ पे यही है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा जो है ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि 68वीं मेंस के लिए भी हम लोगों ने आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम चालू किया था उसमें बेसिकली इस क्वेश्चन पे भी हम लोगों ने कंप्लीट रिव्यू करा था। और ये प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगामी किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हॉट केक है अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो हमारा यही सवाल भी है कि जात जरूरी है या ज़रूरतें ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि जातीय जनगणना क्या, कुछ हम लोग फैक्ट्स और आंकड़ा भी आपको देंगे जिसमें और क्या क्या प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाना चाहिए एज कम्पेयर टू जातीय जनगणना करने के अलावा। तो जातीय जनगणना क्या है, तो हर 10 साल पे सेंसस रिपोर्ट आती है, जिसमें कि बेसिकली सेंसस में जनगणना की जाती है, लोगों से जाना जाता है कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, और उस हिसाब से जो है योजनाएं बनाई जाती है ताकि उनका विकास किया जा सके। तो कई नेताओं की मांग है कि जब से देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति पूछी जाए। ये बेसिकली जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी दल का यहाँ पे, लेकिन जो भी क्षेत्रीय दल है उनकी ये डिमांड है कि जातीय जनगणना की जाए, क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो इससे हमें देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही इस बात के जानकारी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना कहलाता है। ठीक है, हिस्ट्री में कुछ हम लोग देख लेते हैं कि 1931 में हुई थी आखिरी बार जातीय जनगणना, जब भारत जो है आज़ाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने करवाया था इसको। और उसके बाद जो है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। आज़ाद भारत में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। हालांकि जातीय जनगणना एक ऐसी मांग है जिसे समय समय पर कई नेताओं द्वारा उठाया जा चुका है। वैसे देखा जाए तो साल 1941 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। और 2011 में भी कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में कमियां बताकर जो है उसको जारी नहीं किया गया था। ठीक है, जातीय जनगणना क्या भाई, तो जातीय जनगणना से नेताओं ने अपने अपने तर्क है, सभी का अपना अपना लॉजिक है, जैसा कि मैंने कहा। और इसमें कुछ नेताओं का कहना है कि जातीय जनगणना से हमें यह पता चलेगा कि देश में कौन जाति अभी भी पिछड़ेपन की शिकार है। यह आंकड़ा पता चलने से पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि जातीय जनगणना में किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक का पता चल पाएगा। इससे उन जातियों के लिए विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। ठीक है, ये सारा तर्क दिया जाता है कि किस जाति के कितने लोग हैं, ये अगर पता चल जाए, कौन सा पिछड़ा है कौन सा अगड़ा है, तो उस हिसाब से हम लोग डिफरेंट जो योजनाएं हैं उसको बना के उनका हम लोग कल्याण कर सकते हैं। जातीय जनगणना के नुकसान क्या है, बेसिकली इसको भी हम लोगों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग जो है अपने हिसाब से अपना अपना एडवांटेजेस गिना रहे हैं और बहुत लोग डिसएडवांटेजेस भी गिना रहे हैं। तो बिहार के लिए, जो कि एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है वो है रोजगार के क्षेत्र में, और वो है डेवलपमेंट के क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर्स के डेवलपमेंट के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे कोई उस प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। आप देख सकते हो कि कोई भी कंपनियां यहाँ नहीं आती है, जिसके कारण बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जातीय जनगणना आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी पूछो कि आपके यहाँ कितने लोग रोजगार हैं, आपके यहाँ कितने लोग शिक्षित हैं, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रहा है कि नहीं, आपको जो सरकारी सुविधाएं हैं जो समाज की आखिरी पंक्ति तक पहुंचनी चाहिए उसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं। तो इसका नुकसान बेसिकली क्या है कि देखो, ये बहुत ही एक लॉजिकल पॉइंट है जो यहाँ पे दिया गया कि जातीय जनगणना के केवल फायदे ही नहीं है, फायदे हैं ऐसा नहीं है, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं कि जो पिछड़ी जाति वाले होंगे उनको लाभ मिलेगा, उनका नंबर कैलकुलेट करके उस हिसाब से उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा फैसिलिटीज़। ठीक है ना, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा। जैसा मैंने बोला कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने के लिए एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
ये जातीय जनगणना, ठीक है ना। तो इसके नुकसान भी हैं। जानकारों का मानना है कि जातीय जनगणना से देश को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार और बाद में आज़ाद भारत की सरकारों ने इस मांग को मानने से इनकार किया था। जो ब्रिटिशर्स थे और बाद में जो इंडिया जब फ्रीडम इंडिया हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो उसके बाद भी कई सारे सरकारों ने इसकी मांग को जो है ठुकरा दिया। बहुत लोगों ने इस बारे में मांग की थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, बट अंग्रेजों के साथ साथ भारत सरकार ने भी, आज़ाद भारत सरकार ने भी इसको ठुकराया था। उनका कहना यह है कि यदि किसी समाज को पता चलेगा कि देश में उनकी संख्या घट रही है, तो उस समाज के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन अपनाना छोड़ सकते हैं, जो कि अभी सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि अभिशाप है हमारे इंडिया के लिए, पॉपुलेशन के कारण बहुत सारे चीज़ों में हम लोग पिछड़ रहे हैं। पॉपुलेशन एक काइंड ऑफ हम लोगों के लिए, ये हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी करा था कि पॉपुलेशन एक काइंड ऑफ बून भी है, काइंड ऑफ बैन भी है। मतलब एक वरदान भी है तो कहीं ना कहीं एक अभिशाप भी है, ठीक है ना। अभिशाप का जो है एडवांटेजेस जो है बहुत कम है, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है पॉपुलेशन का। तो अगर उनको पता चल जाएगा, जो भी जात वालों को पता चल जाएगा कि उनका जात का जो संख्या कम हो रहा है, तो वो लोग जो है परिवार नियोजन अपनाना छोड़कर अपनी आबादी को बढ़ाने पे ध्यान देंगे और इससे देश की आबादी में तेजी से इजाफा होगा। इसके अलावा जातीय जनगणना से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का खतरा भी रहता है। साल 1951 में भी तत्कालीन गृह मंत्री, ये मैं कोट कर रहा हूँ, उस टाइम के गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने भी यही बात कहकर जातीय जनगणना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पे, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है। और जो अभी ये चीज़ चल रहा है, इसको इसके अगेंस्ट में भी इसको हम लोग कह सकते हैं कि एज पर द आधार स्टैटिस्टिक्स द बिहार पॉपुलेशन इन 2022-23, आधार के आंकड़े के हिसाब से जो बिहार का पॉपुलेशन है वो है 11,94,61,013, ठीक है, 11,94,61,013। और एज कम्पेयर टू द लास्ट सेंसस 2011, जिसमें हम लोग 2011 के सेंसस के हिसाब से हम लोग की आबादी था 10,40,99,452, बट इस टाइम हम लोग हैं 11,94,61,013। और ये आधार का स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट है। आधार कार्ड हर कोई होल्ड नहीं करता है, कुछ इसमें भी पॉपुलेशन होंगे जो ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि हर कोई आधार, अभी भी बहुत लोग हैं जिनके पास आधार नहीं है। एरिया कितना बिहार का, तो 152.9 किलोमीटर स्क्वायर है और पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। बिहार का अगर रिपोर्ट देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे गरीब राज्य है। और अगर हम लोग अपने पॉपुलेशन को जाति के आधार पे बांटना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे, जो भी डेवलपमेंट का काम सरकार कर रहे हैं, जो भी स्कीम्स को ला रहे हैं, उस पे ये कहीं ना कहीं कलंक का भी काम करेगा अगर हम लोग जाति में सेग्रीगेट करेंगे बिहार के पॉपुलेशन को। तो क्योंकि बिहार सबसे गरीब राज्य है, पूरे इंडिया में जितने भी राज्य हैं उसमें बिहार सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे गरीब है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 51.91% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज पुअर, वेयर Kerala is the least poorest state in the country. Only 0.71% of its population is poor. और 51.9% जो पॉपुलेशन है बिहार की वो गरीब है। बिहार का जो 51.88% है वो माल न्यूट्रिशनाइज्ड है, मतलब माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। 51.88% बिहार का पॉपुलेशन जो है वो कुपोषण का शिकार है, ठीक है। और इसमें जो है सिक्किम जो है सबसे कम कुपोषित राज्य है, बिहार सबसे ज़्यादा कुपोषित राज्य है, जिसमें परसेंटेज है 51.88%। ये आंकड़े कह रहे हैं, ठीक है। अभी कल मैंने न्यूज़ देखा था कि निर्मला सीतारमन कोटा में थी और उन्होंने हर एक राज्य का नाम पुकारा कि इस राज्य से कितने स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने अरुणाचल का नाम लिया तो एक लड़की ने हाथ उठाया, उन्होंने दिल्ली का नाम लिया तो 10 स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया। जब उन्होंने बिहार कहा तो जो भी उस हॉल में बैठे होते हैं अराउंड 200 to 300 स्टूडेंट्स ने जो है हाथ उठाया। तो ये हम लोग बहुत मतलब गौरवान्वित फील करते हैं कि बिहार के स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम लोग कभी अपने सरकार से, कभी अपने आप से ये नहीं पूछते हैं कि क्यों बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, है ना। क्यों बेसिक एजुकेशन लेने के लिए भी हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, क्यों जॉब लेने के लिए भी हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, क्यों नहीं हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ है। क्योंकि बहुत कुछ दिया है बिहार ने पूरे देश को, लेकिन बिहार को मिला कुछ नहीं। अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो वहाँ से भी कुछ नहीं अभी तक दिखता है, और केंद्र सरकार ने भी
ऐसा कोई स्कीम मतलब बिहार के हित के लिए हम लोगों ने नहीं देखा पिछले 15-20 साल 30 साल में कि बिहार को कुछ मिला हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार जैसा था वैसा ही है, ठीक है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। बट लिटरेसी रेट की बात की जाए तो द स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इज़ द स्टेट ऑफ बिहार, और बिहार का जो है साक्षरता दर सबसे कम है। और द लिटरेसी रेट एज रिकॉर्डेड इन बिहार इज 63.82% अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। द स्टेट हैज अ मेल लिटरेसी रेट 73.39% एंड अ फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ 53.33% एज पर द सेम सेंसस। आप महिलाओं को आरक्षण देते हो, अलग अलग एग्जामिनेशंस में भी महिलाओं को आरक्षित करते हो, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हो, बट अगर ये आंकड़ा देखा जाए, ये आंकड़ा अगर देखा जाए साथियों कि 53.33% ही महिलाएं जो है बिहार की वो साक्षर है ना। 53.33% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज लिटरेट, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट। वही अगर पुरुषों की बात की जाए तो 73.39% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मेल इज लिटरेट, और ओवरऑल अगर बात की जाए तो 63.82% जो है लिटरेट है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो मोटी मोटी फ़ी देते हैं वो बिहारी हैं। आईटी सेक्टर हो या डिफरेंट रिसर्च के फील्ड हो, वहाँ पे भी आप देखोगे कि तो काम कर रहे हैं बिहारी है। तो बिहार में ऐसा कभी कोई माहौल बना नहीं, कभी कोई ऐसी लॉबी बनी नहीं, स्टार्टअप का कभी कल्चर बना नहीं। स्टार्टअप के लिए तो सरकार अभी खैर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लाई है जिससे बहुत लोगों को लाभ भी मिला है, बट ये एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए हर चीज़ के लिए, है ना। हम लोग देखते हैं, हम लोग बहुत गौरवान्वित फील किया, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी मैंने कमेंट देखा कि एक बिहारी सब पर भारी, बिहारी हर जगह है, जो वो निर्मला सीतारमन वाला वीडियो था। बट कभी हम लोगों ने अपने आप से, अपने सरकार से, अपने क्षेत्र के नेता से, अपने क्षेत्रीय दल से ये कभी नहीं पूछा कि क्यों बिहारी को, क्यों बिहार के स्टूडेंट्स को एक प्राइमरी एजुकेशन या हायर लेवल का एजुकेशन लेने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, कभी कोई नौकरी लेने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। ये हम लोगों ने कभी नहीं पूछा। मैं भी बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जो मेरे सर्कल के हैं, जो कि मैक्सिमम सब लोग जो है अभी डिफरेंट कॉलेज, डिफरेंट आईटी सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बिहार से बाहर दे रहे हैं। अभी कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया तो उनके लिए ही काम कर रहे हैं, घर से बैठ के कर रहे हैं। बिहार में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ बिहार की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट का तो कुछ कहना ही नहीं है। सरकार से नौकरी मांगो तो लाठी मिलती है। आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन के नाम पे पेपर लीक होते हैं, स्टूडेंट जो है 6x6 के कमरे में रहते हैं। अगर पटना के हॉस्टल्स की बात की जाए, बाजार समिति या मुसल्लापुर हाट, या जो भी लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं 6x6 के कमरे में रहती है, 8x8 के कमरे में रहते हैं और रात दिन तैयारी करते हैं। किताबों से पूरा सेल्फ भरा हुआ होता है, खाने का ठीक नहीं है, बट अपना जो क्लासेस है, अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, एग्जामिनेशन देने जाते हैं, एग्जामिनेशन का पेपर अच्छा जाता है, बाहर निकलते हैं, क्वेश्चंस मिला रहे होते तो उनको पता चलता है पेपर लीक हो गया। उसके बाद सड़क पे आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन करने जाओ तो इस ठुठुरती ठंड में जो है लाठियां बरसाई जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि सबसे बड़ा ये जो अभिशाप मालूम होता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाए तो रिसेंटली डेटा रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एक संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बिहार में वो 14.4% है मार्च 2022 में, जो कि थोड़ा सा कम हुआ है, कोविड के बाद थोड़ा सा कम हुआ है। बट ये 14.4% है, जो कि सबसे बिहार को जो है सबसे पिछली पंक्ति में डाल देती है अगर एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को अभी प्रायोरिटी पे देखना चाहिए, ना कि यूथ को और ना कि अपने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को जो है जात में और इन सब चीज़ों में सेग्रीगेट करना चाहिए। सभी को समाज की आखिरी पंक्ति तक ऐसा हो, एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम हो कि समाज की आखिरी पंक्ति तक अपनी जो सरकार की स्कीम्स है उसका लाभ पहुंचाया जाए। ये भी ज़रूरी है, जातीय जनगणना आप कर रहे हो, बहुत बहुत शुभकामना उसके लिए, आपको पता चलेगा कि किस जात के कितने लोग हैं और कितना पिछड़ापन है उस जात में। बट उसके साथ साथ जो ये मेजर फैक्टर है, हम लोग यहाँ पे किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, बट हम लोगों को ये कहना है कि जात के साथ साथ जो ये ज़रूरत है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो भी आप प्रोवाइड करो। वो भी आप लोगों से पूछो कि आपके घर में कितने आश्रित हैं, कितने कमाने वाले हैं, किनको मेडिकल फैसिलिटीज़ सही से मिलता है,
कौन रोजगार के लिए बाहर हैं, कौन रोजगार बिहार में ले रहे हैं, किनको सरकार की सारी सुविधाएं मिलती है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, कि हम लोग यहाँ पे किसी भी सरकार को, राज्य की हो, केंद्र की हो, कोई भी दल हो, उसको हम लोग कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि हम लोग एक और एड ऑन उसमें कह रहे हैं कि सरकार बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जात पूछ रहे हो, जात के साथ साथ आप लोगों की ज़रूरतें भी पूछो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा होगा लोक कल्याण के लिए। धन्यवाद साथियों।